हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। आप सभी का मेरे चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने तो इकोनॉमिक्स का पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस स्टैंडर्ड 11th। तो हम हर साल पॉलिटिकल साइंस तो पढ़ते ही हैं। 9 और 10 स्टैंडर्ड में हमने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था और उससे पहले 8 स्टैंडर्ड तक हम सिविक्स नाम का सब्जेक्ट्स पढ़ा करते थे। सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस दोनों एक ही हद तक सेम है। दोनों हमें पॉलिटी के बारे में नॉलेज देते, समाज के बारे में नॉलेज देते, सोसाइटी के बारे में नॉलेज देते। अभी सोसाइटी के बारे में नॉलेज देते इसका मतलब सोशलॉजी तो नहीं। पॉलिटिकल साइंस और सोशलॉजी दोनों एक अलग कॉन्सेप्ट है। दोनों आते सोशल साइंस में लेकिन है दोनों अलग। अभी हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हैं। स्टैंडर्ड 11 का पॉलिटिकल साइंस बड़ा विशाल है और बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता ही होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, कितने आर्टिकल्स है, जो भी है ये मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। तो इस हफ्ते तक वो वीडियो आ जाएगा, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। तो वो आपको बहुत सारी अच्छी नॉलेज देगा। खास करके लॉ क्लैड स्टूडेंट्स और यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए वो वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे सेक्शन 1 से, जो कि है पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स। तो ये इंट्रोडक्शन है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो इस फर्स्ट सेक्शन में 3 चैप्टर्स है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 द स्टेट, लिबर्टी एंड राइट्स, इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो हम द स्टेट वाला चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्टेट। You have studied civics and political science in school. The focus of civics was on the citizen. The focus of political science was on the state, the government, the administration, etc. In this chapter, we will introduce you to some of the basic concept of political science, nation, nationalism, state and government. तो हम सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस तो पढ़ते ही आ रहे। सिविक्स हमें क्या देती है, सिटीजन्स के बारे में नॉलेज देती है। पॉलिटिकल साइंस से हमें क्या दिया था, स्टेट, उसका गवर्नमेंट, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, सब चीज़ें किस तरीके से काम करती है उन सब के बारे में हमें नॉलेज दिया था। तो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, जो कि हमें नेशन, नेशनलिज्म, स्टेट एंड गवर्नमेंट के बारे में बताएगा। सो रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो। देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट दिया है। वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ अ पंजाबी एंड द अदर अ मणिपुरी। टू ऑफ माई क्लासरूम्स आर Iranians. We sing Indian national anthem every day. I am proud of our national anthem. I have to collect my birth certificate from the government office today. ये क्या है, ये आपको नीचे वाले पैराग्राफ में समझ में आएगा कि ये क्यों दिया है। Each of the sentence deals with something. The first sentence tells about the identity of the person. एक आइडेंटिटी बता रहा है फर्स्ट, यानी कि मैं पंजाबी हूँ, तू मणिपुरी है, तू मराठी है, तू महाराष्ट्र से बिलीव करता है, तू तमिलनाडु से बिलीव करता है, तू तेलंगाना से बिलीव करता है। यानी कि इस तरीके से तेलंगाना को तेलुगु बोलेंगे, तमिलनाडु को तमिल बोलेंगे, महाराष्ट्र को मराठी बोलेंगे हम। जिस तरीके से यहाँ पे पंजाबी और मणिपुरी कहा गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। द आइडेंटिटी कैन बी अ पंजाबी, तमिल, महाराष्ट्रियन, तेलुगु एक्सेट्रा। दिस इज अ रीजनल आइडेंटिटी। द सेकेंड सेंटेंस टॉक अबाउट द कंट्री दैट यू बिलोंग टू। तो यहाँ पे दिया है कि मेरा क्लासमेट एक ईरानियन है, यानी कि वो ईरान कंट्री से यहाँ पे आया है। तो जो सेकेंड सेंटेंस है वो क्या बताता है, देश के बारे में बताता है। यदि कोई देश, दूसरा देश वाला हमारे देश घूमने आता है, हमारे देश रहने आता है, जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब के पर्पज़ के लिए आता है, या फिर एजुकेशन पर्पज़ के लिए वो हमारे देश में आता है, तो हम उसको अलग कंट्री वाला बोलेंगे। ही इज़ एन इंडियन, ऐसा हम नहीं बोलेंगे, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल Iranian, श्रीलंकन, अमेरिकन एक्सेट्रा। दिस इज़ द नेशनलिटी दैट यू हैव। द सेंटेंस अबाउट द नेशनल एंथम रिलेट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट। हम कौन से भी स्टेट के हो, अगर हम महाराष्ट्रन हो तो हम मराठी नेशनल एंथम तो स्कूल में नहीं बोलते। अगर हम लोग तमिल हो तो तमिलनाडु में क्या तमिल वाले अपने स्कूल में तमिल वाला नेशनल एंथम बोलते नहीं, वो अपना एंथम नहीं बोलते। हम भारतीय के किसी भी कोने में जाए, हर एक स्कूल में एक ही नेशनल एंथम बोला जाता है, जो कि है हमारे भारत देश का नेशनल एंथम, दैट इज रिस्पेक्टेड जन गण मन, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। यही नेशनल एंथम हर जगह पे बोला जाता है। महाराष्ट्र स्कूल में अलग नेशनल एंथम, पंजाबी स्कूल में अलग, तेलुगु स्कूल में अलग, तमिल स्कूल में अलग, उर्दू स्कूल में अलग, ऐसा नहीं होता। किसी भी स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे एक ही तरीके का नेशनल एंथम हमें बोलना पड़ता है और बोला जाता है।
आई एम प्राउड ऑफ अ नेशनल एंथम, इट इज़ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ये क्या है? जो व्यक्ति अपना नेशनल एंथम, अपना देश के बारे में अगर कुछ सुनेगा तो उसे एकदम प्राउड फील होता है, हाँ, रोंगटे खड़े होते हैं। और कोई आपके देश के बारे में बुरा भला कह रहा है और आपको बहुत तेज़ी से गुस्सा आ रहा है, तो ये आपको बता रहा है कि आप किस तरीके के देशभक्त हो। देशभक्त इज नथिंग बट नेशनलिज्म, मार्क इट, नेशनलिज्म। Finally, the birth certificate deals with the role of the government. All these are concepts that we will study in this chapter. Do you know? आप लोग पढ़ लीजिए, रीडिंग कर लीजिए। So nation. What is nation? A nation is a people who identify social, cultural, political and want to establish a separate identity for themselves. Nation. एक nation क्या होता है? Nation क्या करती है? Identify करती है what? Social, culture, political, और किसी को अपना एक सेपरेट सा ये करना है आइडेंटिटी, वो उसकी मर्जी। देयर इज़ अ सेंस ऑफ वननेस दैट इज साइकोलॉजिकल एंड बोर्न आउट ऑफ कॉमन सेंस ऑफ कल्चर, एथेंटिक, रिलीजियस, लैंग्वेज एक्सेट्रा। दे मे दे मे और मे नॉट बी लोकेटेड इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिक टेरिटरी। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ना कोई कल्चर से बिलोंग करते हैं, ना कोई रिलीजन, ना उनकी कोई ऐसी पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है। कुछ लोग ऐसे भी बिलोंग करते हैं, ऐसी टेरिटरी में बिलोंग करते हैं जिसे यानी कि किसी देश की तरह माना ही नहीं जाता कि भाई ये देश है ही नहीं, ये कुछ अलग ही है, ये कोई यूनियन टेरिटरी है या फिर कुछ टेरिटरी है, ये कोई कंट्री नहीं है, इस तरीके से। डू यू नो जो है आप पढ़ सकते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ नेशन? तो बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पे, 3 फीचर्स दिए हैं। फर्स्ट इज पॉपुलेशन। भाई पॉपुलेशन तो भारत की एकदम ताकत है। फीलिंग ऑफ कम्युनिटी, डिज़ायर टू बी पॉलिटिकल सेपरेट। सो फर्स्ट इज पॉपुलेशन। सो लेट्स रीड अबाउट पॉपुलेशन। A nation must have a population. The population has some similarities. These similarities may be language, race, and religion, or they may be common culture or historical experiences. There is sense of ethics, historical and cultural oneness that goes in the perception of identifying oneself as a nation. यहाँ पे दिया है कि नेशन मस्ट हैव अ पॉपुलेशन। अभी भाई बिना पॉपुलेशन के क्या कौन सा नेशन है? अभी ऐसा देश है जहाँ पे एक व्यक्ति एक भी इंसान नहीं रहता, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको देश बोलेंगे? उसको देश नहीं, उससे वो बंजर ज़मीन हो जाएगी। भले ही उसमें पेड़ पौधे हो, अच्छी हवा हो, सब कुछ हो, टेक्नोलॉजी हो, मॉडर्न जो भी है सब कुछ है, लेकिन उस देश का फ़ायदा ही क्या जब उसमें देश में कोई रहवासी ही नहीं है, कोई पॉपुलेशन ही नहीं है। तो जो पॉपुलेशन होती है वो एक देश की एक पावर होती है। जितनी बड़ी इकोनॉमी है, जो कि साइंटिफिक डिस्कवरीज जो भी देश में होते हैं, जो डेवलपमेंट होती है, उसका सबसे बड़ा पिलर जो है वो होती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, यदि साइंटिफिक डिस्कवरी आ गए, इन्वेंशन आ गए, नए नई चीज़ें बन रही है, लेकिन पॉपुलेशन है ही नहीं, तो उस चीज़ों को इस्तेमाल ही कौन करेगा? जो पॉपुलेशन इस्तेमाल ही नहीं करेगी तो क्या ही फ़ायदा उस चीज़ को बना के, यानी कि नो डेवलपमेंट। सो पॉपुलेशन इज़ द बिगेस्ट डेवलपमेंट। पॉपुलेशन का रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश का जो सबसे ताकतवर चीज़ है तो वो है हमारे भारत देश की जनता। तो जो पॉपुलेशन होती है, तो हमारा देश सॉवरन देश है। सॉवरनिटी, प्रियम्बल में आपने सॉवरनिटी वर्ड बार बार सुना होगा। तो जो ये सॉवरनिटी का मतलब होता है कि अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग जब एक साथ किसी देश में रहते हैं तो उस देश को बोलते हैं अ कंट्री ऑफ सॉवरनिटी। और हमारे भारत देश को भी कंट्री ऑफ सॉवरनिटी कहते हैं, सिर्फ हमारे भारत देश को, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं, बहुत मतलब है ही नहीं, हाँ, इंडिया को छोड़ के, जहाँ लोग पहले से ये सारे धर्म वाले लोग रहते थे, है ना। तो चलिए, तो ये जो है हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें सिमिलैरिटीज़ होती है। सिमिलैरिटी यानी कि लैंग्वेज की सिमिलैरिटी होती है, रिलीजन, रेस, जेंडर, कल्चर, या फिर हायर कास्ट, लोअर कास्ट, जो कि आजकल माना नहीं जाता लेकिन होते हैं कई जगह पे। सो नेक्स्ट इज फीलिंग ऑफ कम्युनिटी। The similarity of demography and culture must translate into psychological feeling of community. This is the emotional dimension. This is a matter of perception held by people of that community. Feeling of the community. अभी feeling of the community का मतलब से आपको क्या समझ में आता है? देखिए, the similarity of demography and culture must translate into a psychological feeling of a community. अभी जो culture है, जो हमारा जो
जो भी इंडियन कल्चर है तो उसको ट्रांसलेट करना चाहिए। अभी ट्रांसलेट करना है यानी कि क्या, अभी किसी और भाषा में ट्रांसलेट करना, उसका मतलब ऐसा नहीं है। यानी कि साइकोलॉजिकल फीलिंग, यानी कि जो फीलिंग टू फीलिंग उसे ट्रांसलेट करना चाहिए, कम्युनिकेशन के थ्रू उसे ट्रांसलेट करना चाहिए। हमारा जो कल्चर है, हमारे कल्चर का भाई क्या रीज़न है, ऐसा क्यों करते हैं हमारे कल्चर में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन भाई क्यों होती है, उसके पीछे का क्या है। अभी हम सीधा सीधा उसको बोल देंगे कि भाई है अभी तेरे को क्या करना है, तो तू तो इस कल्चर का नहीं है ना, तो तू क्यों इतना ये कर रहा है, नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इस सामने वाले को बुरा भी लगेगा और साइकोलॉजिकली इफेक्ट भी होगा कि भाई मैं जिस देश में रह रहा हूँ उस देश का मुझे कल्चर ही नहीं मालूम क्या है। तो उसे साइकोलॉजिकली इमोशनली उसे समझाना पड़ता है कि भाई इस कम्युनिटी जो है, जो कल्चर है, उसे ट्रांसलेट करके बताना पड़ता है। Desire to be politically separate. People living in a particular geographic area having common socio-culture, religious or linguistic commonality can help to a feeling of being a nation. Such a feeling is product of the urge for self-determination. This can lead to demand for self-governance at political level. Desire to be politically separate. अभी यानी कि जो देश है ये हर छोटे बड़े हिस्सों में बटा हुआ होता है। अभी हमारे देश में सब तो इक्वल नहीं है ना, कई सारे शहर है, कई सारे राज्य है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, ऐसे अलग अलग सारे स्टेट्स है, राज्य हैं हमारे देश में। सो जो पीपल है जो कि अलग अलग जोग्राफिक एरियाज़ में रहते हैं। अभी जोग्राफिक एरियाज यानी कि क्या, कुछ समंदर के बाजू में रहते हैं, कुछ नदियों के बाजू में रहते हैं, कुछ बड़े बड़े माउंटेन्स, कुछ बड़े बड़े हिल्स, बड़े बड़े घने जंगलों में रहते हैं कुछ लोग, रहते हैं कि नहीं भाई, कुछ लोग तो इन सारी बिल्डिंग्स के आर पार ही रहते हैं। तो जहाँ पे भी रहते हो, जिस जोग्राफिक एरिया में भी रहते हो, वहाँ पे का जो सोशल कल्चर, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक यदि कॉमन हो, सब लोग वही अगर जात के, वही रिलीजियस के हो, तो क्या बोलते हैं, एक फीलिंग आती है कि बीइंग अ नेशन, यानी कि भाई हम, हाँ मैं मेरे देश में ही हूँ। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक इंडियन हो, है ना, आप जा गए किसी एक पढ़ाई के चक्कर में, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट है, समझो आप महाराष्ट्र से आप गए गुजरात में गए, आप पढ़ाई आगे की पढ़ाई करने के लिए, और गुजरात में आप एक ऐसे रीजन में रह रहे हो जहाँ लोग ना हिंदी बोल रहे हैं, ना गुजराती बोल रहे हैं, ना जो आपको जो लैंग्वेज आती है वो बोल रहे तो बस भाई अमेरिकन की तरह कोई इंग्लिश ही झाड़े जा रहे, तो भाई आपको लगेगा कि भाई हम इंडिया में खड़े कि कहाँ खड़े। तो एक नेशनलिटी फीलिंग आनी चाहिए, एक इमोशनल सा अटैच्ड रहना चाहिए देश के साथ, जो कि सेम अगर कॉमन सोशल कल्चर हो, रिलीजियस हो, कॉमन लैंग्वेज हो, तो वो जो फीलिंग है तो वो फीलिंग आती है। उस फीलिंग के आने से वजह से क्या होती है, सेल्फ डिटर्मिनेशन आती है, खुद में एक हिम्मत आती है और सेल्फ डिटर्मिनेशन आती है। दिस कैन लेड टू अ डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नेंस, यानी कि भाई हम तो सब इक्वल हैं, हम सबको सब पता है, हम लोग यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट हो रहे हैं, हम सब अच्छे से खुशी से रह रहे हैं, तो हम क्या डिमांड करेंगे, हमारा खुद का एक गवर्नेंस हो, उस गवर्नेंस का कोई एक लीडर हो जो कि हम सबके बारे में, अच्छाई के बारे में वो सोचे, जो कि क्या करेगा, एक पॉलिटिकल लेवल पे एक बूस्ट करेगा, यानी कि हमारे देश की जो पॉलिटी है वो बढ़ जाएगी। सो नेक्स्ट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म वर्ड सुनते ही एकदम कमर कस के सब लोग बैठ जाओ, क्योंकि नेशनलिज्म जो है ये होती है देशभक्ति, जो कि हमारे देश के कई सारे फ्रीडम फाइटर्स हमें सिखा के गए हैं, दैट इज़ नेशनलिज्म। India wanted to be independent from the British colonial rule. It was a fight for the right of self-determination. India fight for its independence was an expression of India's nationalism. इंडिया उसको हम भारतीयों को पहले इन ब्रिटिश के जंजीरों से छुटकारा चाहिए था। इन ब्रिटिश के जो सो कॉल्ड यानी कि यूजलेस रूल्स थे कि भाई टैक्स है, नमक में टैक्स, इसमें टैक्स, उसमें टैक्स, ये नहीं करना है, वो नहीं करना, ये जो फालतू का जो रूल्स थे ना, उस सब से हमें छुटकारा चाहिए था। हमें खुद से खड़ा रहना था, हमें खुद का गवर्नमेंट खड़ा करना था, हमें खुद से हमारे देश को चलाना था। हमें ऐसे देश में हमें किसी और के बलबूते पे नहीं रहना है, हमें सेल्फ डिटर्मिनेंट बनना है, सेल्फ डिटर्मिनेशन बनना है। तो इंडिया क्या किया, उसके इंडिपेंडेंस के लिए वो फाइट करने लग गया, एंड दैट वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। किसी एक ने पहले शुरुआत की
अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ किसी एक इंसान ने शुरुआत की, फिर उसे देख के जब वो इंसान चला गया तब दूसरा इंसान आया, फिर दूसरा इंसान चला गया, तीसरा इंसान आया, तीसरे इंसान को देख के और 4 लोग हुए, उन चारों को देख के और 8 लोग, फिर 8 से 8 करोड़ पूरी जनता जो है उनमें नेशनलिज्म आ गया, उनमें देशभक्ति आ गई, उनके खून में देशभक्ति दौड़ने लग गई, तब जाके हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिला। नेशनलिज्म इज़ अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल आइडेंटिटी, ये एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। इट इज़ अ लव फॉर वंस नेशन। नेशनलिज्म यानी कि किसी देश के प्रति हमारा प्यार, किसी देश के प्रति हमारी भक्ति। द पीपल बिकेम सेंटिमेंटल अटैच टू दी होमलैंड, यानी कि हम हमारे दिमाग इमोशनली हमारे होमलैंड, हमारा जो हम होमलैंड छोड़ो, हम हिंदी में बात करेंगे जो कि है हमारी मातृभूमि। मातृभूमि से इमोशनली सेंटिमेंटली हम अटैच हो गए हैं और इसे हम नहीं छोड़ सकते, और इसे कहते हैं नेशनलिज्म। दे गेन अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड सेल्फ एस्टीम। नेशनलिज्म में क्या होता है, सबको अपनी खुद की पहचान बनानी है, सबको खुद की अपनी पहचान समझ में आती है कि भाई हाँ मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो मुझे किसी के बलबूते रहने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं नेशनलिज्म करूँगा और इन ब्रिटिशों को यहाँ से भगाऊँगा, पूरा अपना जितना योगदान हो सके उतना दूंगा। एंड सेल्फ एस्टीम बाय दिस आइडेंटिफिकेशन एंड आर मोटिवेटेड टू हेल्प देयर होमलैंड। ये जागरूक, ये आग उनके दिमाग में, उनके मन में जब से आई तब से अपने देश को बचाने में सब लोग लग गए। द एक्सप्रेशन ऑफ सच सेंटिमेंट कैन बी सीन एट डिफरेंट टाइम्स, cheering for a national in cricket team, standing up during the national anthem, or support to the armed forces during a war. Nationalism is force which holds the people to a sense of political loyalty to the country. देखो कितना मस्त तरीके से बताया है यहाँ पे। जो हमारे जो देशभक्ति जो है ये कभी समझ में आती है जब हमारा इंडिया वर्ल्ड कप खेल रहा है और लास्ट का एक बॉल बाकी है और एक 6 चाहिए और सामने बैटिंग के लिए विराट कोहली है, तो हमारी जो देशभक्ति है ना कि भाई इंडिया जीतेगा, इंडिया के फ्लैग को ज़ोर ज़ोर से आसमान में लहराना, इंडिया इंडिया चिल्लाना, ये हमारी देशभक्ति इससे समझ में आती है। और नेशनल एंथम के वक्त बिल्कुल सीधा खड़ा रहना, ना हिलना ना डुलना, ना कोई मस्ती मजाक करना। मस्तीखोर से मस्तीखोर बच्चा भी जब नेशनल एंथम शुरू हो जाता है ना तभी वो भी एकदम सीधा खड़ा हो जाता है। और जब हमारे देश का जो जवान जब लड़ने जाता है तब हम पीछे से उसकी प्रार्थना करते हैं, उसको दुआएं देते हैं और उसे सुरक्षा रखते हैं। इससे नेशनलिज्म का हमें पता चलता है और ये होती है पॉलिटिकल लॉयल्टी टू द कंट्री। सो नेक्स्ट है देर आर सम फीचर्स ऑफ नेशनलिज्म। सो चलिए फीचर्स देखते हैं हम लोग। कितने फीचर्स है टोटल? टोटल 3 फीचर्स हैं। Nationalism has been a force that has been both a builder and a destroyer. It has been described as progressive and aggressive nationalism. So nationalism दो तरीके की हो सकते हैं, एक तो प्रोग्रेसिव जो कि प्रोग्रेस करते हैं और एक एग्रेसिव तरीके का नेशनलिज्म भी हो सकता है। तो प्रोग्रेसिव नेशनलिज्म कैन हेल्प अ सोसाइटी टू कम टुगेदर एंड प्रमोट डेवलपमेंट, है ना। एग्रेसिव नेशनलिज्म कैन क्रिएट डिफरेंसेस अमॉन्ग्स्ट पीपल। यदि आपको अपना नेशनलिज्म अपने धर्म के प्रति अगर आ गया कि भाई मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू ही बस, मैं सिख हूँ तो मैं सिख बस, मैं क्रिश्चियन हूँ तो मैं क्रिश्चियन बस, मैं इस्लाम हूँ तो मैं इस्लाम ही बस, अगर ऐसा बन गया कि भाई हम अपने जात से ही नेशनलिज्म करेंगे, हम अपनी जात से ही नेशनलिटी रखेंगे, तो भाई तो कल्याण हो गया है। तो ये होती है एग्रेसिव। प्रोग्रेसिव यानी कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, ऐसे। नेशनलिज्म डिस्करेजेस इम्पीरियलिज्म और कॉलोनिज्म। ये जो है ये ब्रिटिश के थॉट्स थे, इम्पीरियलिज्म, कॉलोनिज्म, या फिर इसे कहते हैं ना कि डिवाइड एंड रूल। इनका तो नारा था ब्रिटिशों का, डिवाइड रूल, डिवाइड रूल। इन्होंने इंडिया की कमज़ोरी पे ही ताकत पे वार किया था। हमारी ताकत क्या थी? सोवर्निटी, सारे धर्म के लोग एक साथ जीना। इन्होंने सबको डिवाइड किया और फिर राज किया। द रेजिस्टेंस टू any form of occupation is one of the feature of nationalism. National liberation struggle or freedom struggle across the world are a product of nationalism, if thus encourage self determination. freedom की एक struggle करना, liberalization के लिए अपने एक stand लेना, वो एक product है nationalism का, यानी कि nationalism के अंदर ही आता है। तो क्या करती है वो? encourage करती है। किसको encourage करती है? self determination, हमारे अंदर के self determination को जगाती है, encourage करती है।
Nationalism can promote diversity. You see a large amount of diversity in India based on religion, ethnic, language, region, etc. A huge diversity of the religion, culture, etc. But we still talk of Indian nationalism. The idea of unity in diversity is the core of Indian nationalism. When we look at nationalism from a पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव वी कैन सी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेशनलिज्म. अगर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं आप लोग तो भाई अलग अलग तरीके के नेशनलिज्म्स होते हैं. तो वो क्या है, चलिए देखते हैं. लिबरल नेशनलिज्म. द ओरिजिन्स ऑफ लिबरल नेशनलिज्म आर इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. तो ये किस में आते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आते हैं. इट इज़ ऑल्सो सीन इन प्रेजिडेंट Woodrow Wilson 14 points. It links the idea of nation to sovereignty. It accepts that every nation has right to freedom and self-determination. Liberal nationalism बस ये राइट देना चाहता है जनता को कि फ्रीडम और स्वाभिमान से जीने, आज़ाद और स्वाभिमान से जीने का हक देना चाहता है. और नेक्स्ट है कंजर्वेटिव नेशनलिज्म. दिस फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म इज इनवर्ड लुकिंग. इट लुक एट द नेशन एज अ क्लोजली लिंक्ड सोसाइटी. इट गिव लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू द पैट्रियटिज्म. पैट्रियटिज्म यानी कि देशभक्ति, या फिर अगर कोई सैनिक आ जाए उसको हम अगर सल्यूट करेंगे ऐसे एकदम सीना तान के ऐसे, तो वो होती है पैट्रियटिज्म. पैट्रियटिज्म सॉन्ग्स भी होते हैं ना कई सारे, जन गण मन वंदे मातरम हो, मेरी देश की धरती, सोना उगले वगैरह वगैरह. ये सारे पैट्रियटिज्म सॉन्ग्स हैं जो कि आप इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डेज आपके स्कूल में मनाया जाता है. तो ये जो है इसको इम्पोर्टेंस देता है, किसको, पैट्रियटिज्म को. कौन, कंजर्वेटिव नेशनलिज्म. एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म. This is an aggressive form of nationalism. In this form, countries start to become aggressive and create empires for national glory. Colonialism is a product of this aggressive nationalism. तो ये जो मैंने बताया था ना कि ये अपने अपने जाति से ही नेशनलिटी रखना, वो ये एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म जो है ये एग्रेसिव है, यानी कि ये डेवलपमेंट में हेल्प बिल्कुल नहीं करता. तो ये जो है ना ये कॉलोनियल को फॉलो करता है. कौन सा, एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म. कॉलोनियल यानी कि ब्रिटिश के टाइम का, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था. एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म. दिस रेफर टू नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल और फ्रीडम स्ट्रगल. कंट्री लाइक इंडिया एक्सपीरियंस दिस फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म ड्यूरिंग द डेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. एंटी कॉलोनियल यानी कि ब्रिटिश के रूल्स के, अगर रूल्स के खिलाफ गए थे इंडियंस, कॉलोनियल रूल्स के खिलाफ गए तो हुआ एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल के दिवस हुआ था. नेक्स्ट है स्टेट. द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस द वर्ड सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. यह सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि हर एक देश की जनता जो है, रिपब्लिक जो है हमारे देश की जनता, इसमें अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं. Here the word sovereignty means the independent authority of the country. It signifies that country is not dependent on any other country for taking decision. Yes, of course. भाई डिसीजन लेने के लिए दूसरे कंट्री का हम क्यों ये करें, हम खुद से भी ले सकते हैं. It is independent to take its own decision, formulate law and govern the country. अपने खुद डिसीजन लेना, खुद एक लॉ बनाना और खुद ही अपने देश को गवर्न करना. When people of a nation want to become a sovereign country, it means they are demanding the right to self-determination. Freedom struggle is an expression of the right to self-determination. अगर कोई देश sovereign country बनना चाहता है, जिस तरीके से हमारा देश है, हमारा कंट्री जो है वो sovereign country है, तो इसी तरीके से कोई देश बनना चाहता है, तो इसका मतलब क्या कि भाई देश राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी कि हम अपना खुद का कर सकते हैं, तुम हम पे राज करना बंद करो, जो कि इंडिया ने कभी की थी, 1947 से पहले ब्रिटिश से मांग की थी. किस चीज़ की मांग की थी, सोवरेनिटी है ना. फ्रीडम स्ट्रगल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन. It is this urge for political self-determination that leads a nation in the direction of statehood. When does a nation become a nation state? A state must have the following characteristics to qualify for statehood: sovereignty, independent government, territory and population. एक state में sovereignty, independent government, territory and population
ये सारी चीज़ें, ये पावर्स जो हैं ये होना चाहिए, तब जाके वो नेशन स्टेट करके कहलाया जाएगा। अ स्टेट इज़ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी, इट्स प्रेजेंस इज फेल्ट इन ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर। हमारी जो स्टेट है वो क्या है, वो एक पॉलिटिकल कम्युनिटी है और इसका प्रेजेंस हमें ह्यूमन की एक्टिविटीज़ में दिखती है। किस तरीके की एक्टिविटीज़? एजुकेशनल एक्टिविटीज़, सोशल वेलफेयर, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, all are done by state. Even personal matters like registration of birth, getting a PAN card or an Aadhaar card, registration of marriage etc. ये सब भी क्या है, स्टेट की तरफ से हमको मिलता है। हम घर पे तो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट तो नहीं छापते, हमें स्टेट के पास जाना पड़ता है। जो स्टेट है फिर क्या करेगी, हमसे जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो लेगी और हमें जो भी चाहिए, कौन सा भी सर्टिफिकेट चाहिए वो हमें बनवा के देगी। द स्टेट हैज़ अ रोल टू प्ले। द स्टेट ग्रांट राइट्स, प्रोवाइड जस्टिस, इंश्योर इक्वालिटी एंड गारंटीज लिबर्टी। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र स्टेट का मतलब ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आपको प्रॉपर एजुकेशन दे, इंसाफ दे, आपको सब राइट्स दे, जो भी आपका आधार कार्ड है, मैरिज सर्टिफिकेट है, ये आपको बनवा के दे। द स्टेट हैज़ फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो क्या क्या एलिमेंट्स है? सॉवरेनिटी है, गवर्नमेंट है, टेरिटरी है, पॉपुलेशन है। तो चलिए सबसे पहले है सोवरेनिटी। समटाइम दिस टर्म इज यूज्ड इंटरचेंजेबली with the term independence, but sovereignty is a legal term while independence is a political term. Sovereignty is what? It is a legal term and independence is a political term. It means that the country is legally sovereign विथ इट्स ओन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारी जो कंट्री है वो क्या है, वो लीगली सोवरेन है, यानी कि भाई लीगल तरीके से इंडिपेंडेंट है ड्यू टू इट्स इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूके कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे तो नहीं बोलते ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अभी वर्ड इंडियन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई भारत का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पावर सबसे ज़्यादा है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इससे ये साबित होती है कि इंडिया जो है वो लीगली सोवरेन कंट्री है। India became politically independent when in 1947, but it became a sovereign state in 1950 after the constitution came into effect. हमारा देश क्या हुआ था भाई, आज़ाद तो भाई 1947 में ही हो गया था। यानी कि ब्रिटिश जो है हमारे देश को छोड़ के चले गए थे 1947 में, लेकिन सही मायने वाली आज़ादी जो है भाई, इंडिया को पूरी दुनिया ने सच में जब आज़ाद कब माना? 1950 में। भाई क्यों? 1947 में आज़ादी तो मिल गई ना, तभी मान लेना चाहिए था। हाँ, हम लोग तो हर जगह पे 1947 ही लिखते हैं इंडिपेंडेंस डे, और 1947 तो पूरी दुनिया भी हमें इंडिपेंडेंस डे की तरह ही मानती है, लेकिन लीगल तरीके से जो सोवरेन है हमारा देश, सोवरेन 1950 को हुआ था, क्योंकि 1949 में क्या हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, बन के रेडी हो गया था, और 1950 में वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरे देश में लागू कर दिया गया। मैंने आपको पहले भी कहा था, जिस देश का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है उस देश को लीगली सोवरेन कंट्री माना जाता है। तो इसलिए हमें भी 1950 में लीगली सोवरेन कंट्री स्टेट करके माना गया व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन came into effect. Government. Every sovereign nation state must have a government. The government must be sovereign and independent. For example, तो ये समझ गया ना आप लोग कि सारे देश गवर्नमेंट रहना ज़रूरी है और गवर्नमेंट को सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट भी रहना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, व्हेन इंडिया वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी देयर वाज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट इट वाज नॉट अ सोवरेन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके चलो नाम दे दिया हो, लेकिन वो हमारा खुद का तो गवर्नमेंट नहीं था ना, लेकिन वो चल तो ब्रिटिश कॉलोनी के नाम पे ही चल रहा था, ब्रिटिश कॉलोनी के अंडर ही चल रहा था, उनके हुक्म में ही चल रहा था, हमारा तो उसमें से छोटा मोटा योगदान था, तो उसे सोवरेन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं माना गया। Therefore, prior to independence, India was not a state. Institution of the state are public institution. This public institution include various organs of the government like the executive, legislature, judiciary, bureaucracy, etc. ये 4 वर्ड्स जो है एक गवर्नमेंट में होना चाहिए अगर उसे सोवरेन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बोलना है तो भाई, etc. Public institutions are responsible for making policies, law, taking decision and implementing them.
अभी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है, अलग अलग पॉलिसीज़ बनाना, उसको लॉस बनाना, देन टेक डिसीजंस बनाना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना. We have to make a distinction between this public institution and private institution. Private institution belong to civic society. This include private business club etc. भाई ये हमारा प्राइवेट है, ये भाई पब्लिक का मतलब ये गवर्नमेंट का कोई हक नहीं है इसमें, इसे हमारा ये हमारा प्राइवेट का है बस. जो प्राइवेट बिजनेस होते हैं यानी कि जो प्राइवेट अपना खुद का बिजनेस करते हैं, जो गवर्नमेंट का कुछ लेन देन नहीं है, तो भाई वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आ जाते हैं. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है. डू यू नो जो है यहाँ पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट इज टेरिटरी. इट रिफर्स टू द जोग्राफिक बाउंड्री ऑफ अ स्टेट. अ स्टेट मस्ट हैव अ स्पेसिफिक, चलिए ये पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है फिर भी पढ़ लेता हूँ. द एरिया ऑफ द स्टेट विद इन which the state has the authority to govern is called jurisdiction. Jurisdiction is the legal power that the state has to take decision. Territory, अभी जो टेरिटरी है जोग्राफिक बाउंड्री होती है, यानी कि हर देश को भी अपनी खुद की जोग्राफिक बाउंड्री बनानी पड़ती है. अगर देखें तो पहले अखंड भारत हुआ करता था जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान जो सब है ये सब एक इंडिया करके ही, भारत करके ही सबको बोलते थे, लेकिन सब बाद में अलग अलग हुए. सोचो अगर उनमें भाई जोग्राफिक बाउंड्री अगर बनाई नहीं जाती तो भाई पाकिस्तान, नेपाल, भूटान करके अलग देश दुनिया को मिलते ही नहीं, उसे अभी भी अखंड भारत ही कहा जाता था. क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि वो देश का बंटवारा हो गया, वो देश अलग हो गया. द बाउंड्री, जो बाउंड्री है वो प्रूफ है हमारे पास, दैट शोज. तो चलिए नेक्स्ट है पॉपुलेशन. येलो बॉक्स में जो दिया है वो आप लोग पढ़ सकते हैं. अ स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉपुलेशन. वेरी ट्रू. भाई बिना पॉपुलेशन का कैसे जिए लोग, मैंने कि देश को देश कैसे बोले. अभी प्राइम मिनिस्टर बना दिए लेकिन जनता ही नहीं है तो भाई हम लोग सेवा किसकी करें, है ना. दिस पॉपुलेशन कैन हैव एनी अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, रीजन, कल्चर, एथनिसिटी एक्सेट्रा. Thus, a state can comprise of many nations. For example, the Soviet Union had people of many nationalities like Russians, Lithuanians, Latvians, Estonians and Ukrainians. तो सोवियत यूनियन उसे क्यों, भारत को अखंड भारत इसके लिए कहा जाता था क्योंकि उसमें अलग अलग देश पूरा एक भारत बना रहे थे. उसी तरीके से सोवियत यूनियन क्यों कहते थे, क्योंकि अलग अलग देश मिलके एक रशिया बना रहे थे, इसलिए उसको सोवियत यूनियन कह रहे थे. तो ये है वो. ओके, सो नेक्स्ट क्या है, स्टेट एंड गवर्नमेंट. वी नॉर्मली यूज दिस टर्म स्टेट एंड गवर्नमेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन देम. वेरी ट्रू. They are different concepts. State, as we have seen above, it's a political organization created for the satisfaction of the common needs of the people. A government is an agent of the state to which the will of the state is formulated, expressed and realized. स्टेट यानी कि क्या, स्टेट जो है वही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक कॉमन पीपल के सेटिस्फेक्शन के लिए होती है, यानी कि कॉमन पीपल का जो है वो जो नीड्स है, उसकी जो वेल्स है, वो सब चीज़ों के लिए होती है. लेकिन जो गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट क्या है, वो एजेंट है. भाई स्टेट तो भाई कोई ऐसा रहने वाली चीज़ तो है नहीं, जिंदा चीज़ तो है नहीं, वो तो ये है यानी कि एक प्लेस है स्टेट. अभी स्टेट को चलाने के लिए भी कोई चाहिए ना, गवर्नमेंट है, बिना गवर्नमेंट के कैसे चलेगा. स्टेट इज़ फॉर्मुलेटेड, एक्सप्रेस्ड एंड रियलाइज्ड. गवर्नमेंट इज़ द मेन विंग ऑफ द स्टेट. जो गवर्नमेंट है वही स्टेट को चलाता है ना. स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं हम लोग. तो जो गवर्नमेंट है वो स्टेट को चलाता है. इट्स मेन नेचर इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉ एंड ऑर्डर, वेलफेयर एक्सेट्रा. स्टेट का काम था कॉमन नीड्स जो है पूरा करना, लेकिन गवर्नमेंट का काम है एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉ बनाना, उसे ऑर्डर करना, ऑर्डर बनाना फिर उसका, और फिर लोगों का वेलफेयर करना. और सम ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेट. दिस फंक्शन आर परफॉर्म थ्रू दी गवर्नमेंट. ये जो है ये फंक्शन ऑफ स्टेट ही है, लेकिन इसे कौन परफॉर्म करता है, गवर्नमेंट परफॉर्म करता है. और गवर्नमेंट हैज़ 3 पार्ट, द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी. ब्यूरोक्रेसी जो है वो अलग है. यू विल लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट इन सेक्शन 2 ऑफ दिस बुक. सेक्शन 2 में पढ़ेंगे. सेक्शन 1 में तो भाई अलग अलग चीज़ें, स्टेट है और गवर्नमेंट है, लेकिन जो गवर्नमेंट के जो असली कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन 2 में है. जो सेक्शन 2 में हम अभी नहीं, बाद में पढ़ेंगे. तो स्टेट एंड गवर्नमेंट. तो स्टेट इज़ एन एब्स्ट्रैक्टिव कॉन्सेप्ट. एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि जो चीज़ें दिखाई नहीं देती, हम जगह पे रह रहे हैं. स्टेट ना कोई इंसान दिखाई देता है, ये देखिए स्टेट है करके, ऐसे नहीं ना, हम लोग स्टेट में रह रहे हैं.
लेकिन गवर्नमेंट दिखाई देता है ना, कोई गवर्नमेंट आ गया, ये गवर्नमेंट आ गया, देश का गवर्नमेंट आ गया, ऐसा करके। तो ये जो है ये आपको आप खुद ही पढ़ सकते हैं, ये जो टेबल है सिर्फ डिफरेंस है। सो नेक्स्ट देखते हैं, वी स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, स्टेट एंड गवर्नमेंट इन दिस चैप्टर। इन द नेक्स्ट 2 चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट लाइक लिबर्टी, राइट्स, इक्वालिटी एंड जस्टिस। यानी कि हमारे प्रियम्बल का मूल मंत्र हम लोग लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, सोवरेनिटी, डेमोक्रेटी, ये जो है ये सारी हम चीज़ें पढ़ने वाले। दीज आर कॉन्सेप्ट दैट डील डायरेक्टली विद द रोल ऑफ दी स्टेट। ओके, सो प्लीज़ सी द इंफॉर्मेशन वेबसाइट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन जो है ये आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। तो अगले वीडियो में आपको मैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन है, फुल इन्फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर क्या है, कैसा है, वो सब आपके लिए एक अच्छा वीडियो बना के दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ उसे कमेंट कीजिए। इस वीडियो को सारे सिटीजन्स को अच्छी नॉलेज मिले, इसलिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।